हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइक बुक क्लास 10 से फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल का चैप्टर है ये। तो इसमें बेसिकली बताया गया है एक यंग गर्ल की डायरी है जिसका नाम क्या होता है आपका एनी फ्रैंक। तो इसकी ऑथर भी खुद एनी फ्रैंक है, उसी के डायरी का ये पार्ट है। हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। जस्ट स्टार्ट विद बिफोर यू। एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, तो उसका कंप्लीट नेम क्या है, एनालिस मैरी, जिसे एनी फ्रैंक कहा जाता है प्यार से। एंड 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। ओके, तो बर्थ उसका कब होता है, 12 जून 1929 को, और जो डेथ है लगभग मार्च 1945 के आसपास। वॉज अ जर्मन बोर्न ज्यूस गर्ल who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो जो स्टोरी है अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की, सेकेंड विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उसने लिखी है हाइडिंग प्लेस में। हाइडिंग प्लेस मतलब इसका और इसका परिवार 4 दोस्तों के साथ मिलकर के छुपा हुआ था एक जगह पे जिसका नाम क्या है, एम्स्टर्डम। तो वहाँ पर पूरा परिवार छुपा हुआ था क्योंकि ये ज्यूस थे। ज्यूस क्या होते थे उस टाइम, हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा है, शायद आप पढ़ेंगे इस 10th क्लास में आकर के, कि वो ज्यूस लोगों से, मतलब जो यहूदी लोग थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था, जिसकी वजह से इन्हें छुप करके रहना पड़ता। काफ़ी अत्याचार होते थे इन पर। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजिस गेन पावर इन जर्मनी। तो उनका परिवार एम्स्टर्डम कब आया था, जब नाजिस लोग पावर में आ गए थे। जर्मनी में किसकी पावर आ गई थी, नाजिस मतलब हिटलर की। बट वर ट्रैप वैन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। लेकिन बाद में ये इनको वहाँ से भी जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर भी जो नाजिस थे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज, लगातार ज्यूस लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर्स ओटोस फ्रैंक ऑफिस। तो आखिरकार उनके परिवार को कहाँ पे जाकर छुपना पड़ा, फादर के ऑफिस की बिल्डिंग पर। ठीक है, कब गए लोग, जुलाई 1942 में। तो यहाँ से पता चलता है उनके फादर का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक्स। इज इट क्लियर, चलते आगे। आफ्टर 2 ईयर इन हाइडिंग, कितने साल रहे वो हाइडिंग में, 2 साल रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। तो आखिरकार 2 साल बाद इन्हें ढूंढ लिया गया उस ग्रुप में कौन कौन थे, इनकी फैमिली और इनके 4 दोस्त। उनको बाद में भेज दिया गया कहाँ, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप कहाँ होता है, जहाँ पर नाजिस लोग क्या करते थे, ज्यूस को मारते थे। मतलब पूरा का पूरा गैस चैम्बर होता था, जहाँ पर गैस चैम्बर में हजारों सैकड़ों लोगों को एक साथ ये लोग जहरीले गैस के द्वारा मार देते थे। अब पढ़ेंगे इसके बारे में एसएसटी की बुक के अंदर। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इनकी सिस्टर की डेथ हो गई, जिसका नाम क्या था, मार्गोट। इनकी सिस्टर का नाम भी आपको याद रखना है, मार्गोट फ्रैंक। ठीक है, और बाद की उसी कुछ ही दिनों में ये भी डेथ कर जाती है ड्यू टू टाइफस। टाइफस एक तरह की बीमारी होती है, इसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। हर फादर ऑटो ओनली द सर्वाइव ऑफ द ग्रुप। ये उस पूरे ग्रुप में से सिर्फ उनके पिताजी ही बचे थे। उस ग्रुप में कौन कौन था, अगेन रिकॉल कर लेते हैं, कौन, उनके 4 दोस्त और उनकी फैमिली मेम्बर। ओके, चलते हैं आगे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। तो जब वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो वो एम्स्टर्डम वापस आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो उन्हें क्या पता लगा, उन्हें मिला उनकी जो एनी फ्रैंक की डायरी क्या है, सेव है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, जो कि अपने आप में एक यूनिक रिकॉर्ड थी। ही लुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इट इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने इसको पब्लिश करवाया किस नाम से, डायरी ऑफ यंग गर्ल। आपको मार्केट में इसका नॉवल भी मिल जाएगा सेम नाम से, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल द इवेंट्स फॉर हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो क्या है, इसको जो ये डायरी है एनी फ्रैंक को कब दी गई थी, 13 बर्थडे पर। ठीक है, इसमें एंट्री किस चीज़ की करती थी, क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होती है, जो टाइम टू टाइम अपडेट्स होती है हमारे साथ, जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको यहाँ पे वो एंट्री करती थी अपनी लाइफ के। और उनकी एंट्री कब स्टार्ट हुई, 12 जून 1942 में। क्यों, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था, 13 बर्थडे था। और उनकी फाइनल एंट्री कब की है, 1 अगस्त 1944 की। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू द मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स।
तो अब क्या किया गया, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज कैसे है, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में इसको अदर लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट किया गया और तब से ये बुक काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक में से बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन, theatrical production and even an opera based on the diary। तो अब इस पर कई फिल्में बनाई गई, टेलीविज़न शो बनाए गए, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी इस पर की गई और साथ के साथ ओपेरा, कुछ रंगमंच के कार्यक्रम वगैरह भी इस पर बनाए गए, इस पर आधारित है। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइडेड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो उस डायरी में इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से लिखा जैसे किसी मेच्योर पर्सन ने काफ़ी माइंडफुली, मतलब काफ़ी सोच समझ करके इसको प्रेजेंट किया है। और ये डायरी बताती है कि जो इंटीमेट, मतलब बड़ी गहराई के साथ उस सभी दिनों की बातें बताई गई इसमें, जो नाजिस पावर के टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी नाजिस करते थे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या है, गहराई से बताया गया। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। तो हॉलोकॉस्ट विक्टिम का मतलब हो गया था वो तबाही भरी जो तबाही है, उनके साथ जो विध्वंस चल रहा था या पीड़ित थी उस चीज़ से, वो उस प्रॉब्लम से, तो उसकी बहुत जेती जाती क्या है, यहाँ पे पीड़िता है और काफ़ी ज़्यादा इस डायरी के बाद वो चर्चित हो गई और जानी पहचानी, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बना ली थ्रू दिस डायरी। मतलब कहते हैं ना लोग, कुछ लोग अपने जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही अपना नाम कर जाते हैं, तो सो डायरी ने ये काम उनके लिए कर दिया। चलते अपने चैप्टर की तरफ, चलिए लेट्स बिगिन। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in these musings of a 13-year-old schoolgirl. तो राइटिंग इज अ डायरी रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मतलब एनी फ्रैंक के लिए जो एक्सपीरियंस है डायरी लिखने का वो काफ़ी स्ट्रेंज है, बिल्कुल नया है या के लिए अजीब सा है। उस लड़की, मतलब कोई भी पर्सन हो जस्ट एज एनी फ्रैंक के लिए बिल्कुल क्या रहेगा, नया एक्सपीरियंस रहेगा, नई चीज़ रहेगी। क्यों, यहाँ पे रीज़न भी बताया गया उनमें, क्योंकि उससे पहले कभी उन्होंने डायरी नहीं लिखी। और दूसरा रीज़न भी बताती हैं, इसका रीज़न एक और भी है कि ना तो वो और ना फ्यूचर में फिर कोई इंटरेस्टेड होगा म्यूज़िक बोले तो थॉट पढ़ने के लिए। किसके थॉट पढ़ने के लिए, 13 ईयर ओल्ड गर्ल के थॉट पढ़ने के लिए। तो इट डजंट वेल मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, बस मेरा मन है, मुझे इससे मतलब नहीं कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, बस मेरा मन है लिखने का, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मैं दिल को हल्का करना चाहती हूँ, जो भी मेरे दिल में बातें हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। आगे क्या कहती है वो, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कि जो पेपर होता है, पेपर बोले तो आपके पेपर जानते हैं कागज़ वगैरह, तो पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है किसी भी इंसान के मुकाबले। ऐसा क्यों कहा गया? सपोज दैट एक पेपर है, जब पेपर पे आप कुछ राइट डाउन करोगे वो किसी और को कुछ नहीं बताएगा, बट आप किसी चीज़ कोई बात किसी दूसरे पर्सन को बताते हो तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी को दे देगा। मतलब उसके अंदर जो धैर्य है, जो कंट्रोल है वो नहीं होता। बट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of these days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand। तो उस विचार के बारे में वो तब सोचती जब एक दिन वो घर पर अकेली थी और काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी और अकेले बैठी हुई थी, अपना अपने हाथ में अपने चिन, मतलब अपने ठोड़ी को, मतलब वो बिल्कुल को सोच रही थी, थिंकिंग में थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, काफ़ी वो बोर हो रही थी और काफ़ी लिस्टलेस बोले तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड, थकी हुई, जिसके अंदर एनर्जी ना हो। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मतलब ये कई बार हम कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम जाके बाहर खेलें या अंदर करके बैठे बैठे करते हैं, तो उसी वही सिचुएशन को यहाँ पर दिखाया गया। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, कि फाइनली मैं वहीं रुक गई जहाँ मैं बैठी हुई थी, ब्रूडिंग, सोच रही थी। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, ये बात तो सच है कि पेपर में क्या होता है, ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और मैं आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन, और मैं ऐसा भी नहीं प्लान कर रही हूँ कि मैं ये डायरी किसी को दूँगी, किसी को रेफ़र करूँगी, किसी को दूँगी। स्ट्रिप बैक नोटबुक क्या हुआ, मतलब मोटे गत्ते वाली जो एक डायरी है, ये मैं किसी को रेफ़र करूँगी।
अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। ये कब तक रहेगा, कब तक नहीं दूंगी, जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। तो आई थिंक यहाँ पर उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। ये थोड़ी सी अजीब बात है कि उनके पास क्या है, कोई प्रॉपर क्या नहीं था, फ्रेंड नहीं था ये। ठीक है, बात करते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो अब बात आती है कि मैं आती पूरे उस मुद्दे पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने पर क्या किया, मजबूर किया, मुझे प्रेरित किया डायरी लिखने के लिए। और मेन रीज़न है आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मेरे पास कोई एक रियल फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, in the world. तो मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ आप सभी को कि शायद ही कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल क्या है, अकेली है। एंड आई एम नॉट, और ऐसा है भी नहीं कि मैं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, कि मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, कि ऐसे ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम, कि मेरे पास अच्छी फैमिली है, प्यार करने वाली आंटियाँ हैं और एक अच्छा घर है मेरे पास। तो कुल मिला के बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना जानती है, मतलब शब्दों के साथ कैसे खेलना है किसी चीज़ के साथ, काफ़ी मेच्योर तरीके से। आपको थिंग्स लग भी रहा होगा। जैसे आई हैव लविंग पेरेंट्स, तो मेरे पास लविंग पेरेंट्स है एंड 16-year-old गर्ल। मैं अब वो सिंपली ये भी कह सकते थे मेरे पास एक क्या है, ओल्डर सिस्टर है या एल्डर सिस्टर है। तो कम्प्लीटली वो कहीं ना कहीं बातों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना जानती थी। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो ऊपर से देखने से तो ये लगता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है सिवाय क्या है, एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट वैन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड time, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. अब बताती है I can't bring myself to talk about anything, कि मैं ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाती हूँ अपने बारे में। एंड सिर्फ ऑर्डिनरी थिंग की बात करते हैं जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती हूँ, सिर्फ हम नॉर्मल बातें करते हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, एंड वी डोंट सिम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और शायद हम ज़्यादा करीब भी नहीं आ पाते। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वो सारी की सारी समस्या तो यही है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाए हैं। मे बी इट मे फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और कहीं ना कहीं ये समस्या शायद मेरी है कि हम उस पर कन्फाइड नहीं हो पाए, हमें उस पर बिलीव ही नहीं है प्रॉपर कि हम एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करें। तो थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ इस पैराग्राफ वाले पॉइंट को, कि यहाँ पर वो जब भी अपने फ्रेंड से मिलते तो काफ़ी अच्छा लगता है उससे, बट वो अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पाते, सिर्फ ऑर्डिनरी चीज़ें शेयर करती हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और शायद ये कहीं ना कहीं इन्हीं का फॉल्ट है कि अपनी चीज़ें ये अपनी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर पा रही। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। ऐसा ही होता है, कई बार क्या होता है, ऐसा हो रहा था उनके साथ कि वो अपनी चीज़ शेयर नहीं कर पा रही थी, और अब वो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज भी नहीं कर पाएंगे। लाइबल टू चेंज, लाइबल मतलब अब वो एबल नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो चीज़ इस चीज़ को क्या कर पाएँ, वो चेंज कर पाएँ। क्यों नहीं चेंज कर पाएँ, क्योंकि इन दैट जब वो डायरी अभी मैंशन कर रही हैं तो शायद वो अभी क्या है, हाइडिंग प्लेस में। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से मैंने क्या किया, डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do. टू इन्हेंस मीन हुआ कि इस डायरी की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, देखो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड उसने कहा डायरी को, तो उस डायरी की इमेज को, इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी भाई, मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से उसने सोचा है, क्या सोचा है कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं इस पर वो सारी चीज़ें नहीं लिखूँगी जैसा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना डेली रूटीन लिख देते हैं, सब कुछ इसमें छोटी बड़ी बातें मेंशन कर देते हैं। बट आई वांट टू द डायरी टू बी माय फ्रेंड, बल्कि मैं क्या करूँगी, इस डायरी को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करूँगी। आज जैसा फ्रेंड से डील करते हैं हम, वैसे इस डायरी के अंदर अपनी सारी बातें मैं मेंशन करूँगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस डायरी किटी, और इस डायरी को मैं क्या पुकारूँगी, किटी कह के। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, चलते हैं आगे। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन,
प्लंग राइट इन का मतलब होता है एकदम से, मतलब मैंने क्या कह रहा है, एकदम से अगर इसे लिखना स्टार्ट कर दूँ इस डायरी को तो शायद कोई भी इसके एक भी शब्दों को ना समझ पाए, मेरी जीवन की कहानी मतलब किटी की पढ़ करके कोई मेरे बारे में ना जान पाए। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज डिसलाइक डू सो। इससे बढ़िया तो ये होगा कि पहले मैं क्या करूँ, एक ब्रीफ स्केच अपने बारे में बताऊँ मैं, चाहे फिर वो मुझे बताना नापसंद ही क्यों हो, मैं उसे चाहे ना बताना चाहूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं उस चीज़ को मेंशन करूँगी भले मुझे वो नापसंद हो। क्या अपने बारे में बताना। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। तो मेरे फादर का एक अडोरेबल फादर मतलब कि ऐसे पिताजी काफ़ी मतलब क्या है, अच्छे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी तब की जब वो 36 साल की हो गए और उनकी मम्मी कितने साल की होगी, 25 साल की। तो सीधे सीधे हम वो मेंशन भी कर सकते थे कि उन्होंने 36 ईयर में मेंशन किया। तो ये शो करता है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपनी बातों को एक मेच्योरिटी होती है। चलो, तो अब उनकी फैमिली के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, कंप्लीटली पूरे पैराग्राफ में सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। एक तो फादर के बारे में बताते हैं, उनके फादर ने शादी कब की, 36 में, उनकी मदर की एज तब की 25। माई सिस्टर मार्गोट, उनकी सिस्टर का नाम क्या है, मार्गोट। बोर्न वाज इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, जो कि कहाँ पैदा हुई थी, फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी के अंदर एक जगह है। कब पैदा हुई थी, 1926 के अंदर। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो देखो, अभी ये पैदा हुई थी 12 जून 1929 को, सिस्टर कब पैदा हुई थी, 1926 को। मतलब एज गैप बता रही है कि वो दीदी उनसे बड़ी है, मतलब 3 साल की बड़ी है। 16 ईयर की इसकी सिस्टर थी एंड ये 13 ईयर की थी जब ये डायरी मेंशन कर रही थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, कि फ्रैंकफर्ट में कब तक रही, जब तक कि ये 4 साल की ना हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, पिताजी को हॉलैंड आना पड़ा है, मतलब वो कहाँ से, जर्मनी छोड़ के कहाँ गए, वो हॉलैंड आ गए। कब, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, तो उनकी मम्मी का क्या नाम था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वो उनके साथ कहाँ चली गई थी, सितंबर में हॉलैंड चली गई थी। पापा मम्मी मतलब कहाँ चले गए, हॉलैंड में। अभी ये दोनों कहाँ हैं देखते हैं। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमें कहाँ भेज दिया गया था, एकिन एक जगह है, दादी माँ जहाँ रहती हैं, तो उनके पास भेज दिया गया था। मार्गोट वैंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और फाइनली हॉलैंड चली गई मार्गोट दिसंबर के अंदर। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे कब भेजा गया, फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, क्योंकि फरवरी में क्या था, मार्गोट का बर्थडे आता था। तो मान लो मुझे ऐसे भेजा गया है वहाँ पर जैसे कि मैं बर्थडे प्रेजेंट हूँ, किसका, मार्गोट का। तो मुझे मान लो टेबल पे पटक दिया गया एज अ प्रेजेंट ऑफ मार्गोट्स बर्थडे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्टार्ट करी, स्कूल था द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। कहाँ पे, ये हॉलैंड का स्कूल है। काबू कहाँ चले गए, हॉलैंड में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, वहाँ पर वो कब तक रही, जब तक कि वो 6 साल की ना हो गई स्कूल के अंदर। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या, उन्होंने पहली क्लास, फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। तो अब उनकी 6ठी क्लास के अंदर जो टीचर थी, क्लास टीचर कहे या जो भी सब्जेक्ट टीचर थी, उनका नाम क्या था, मिसिस कुपेरस, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हैड ब्रोकन फेयरवेल। तो जब फेयरवेल हो रहा था, मतलब जब बच्चे स्कूल छोड़ के लास्ट ईयर पास करके जाते हैं तो फेयरवेल जनरेट मनाया जाता है, मतलब जब लास्ट मोमेंट में मिलते हैं सभी। तो काफ़ी ज़्यादा दुखद था, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था उनके लिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को देख के टीयर्स थे उनकी आंखों में, दोनों रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मदर फेल इल एंड हैड टू लव एन ऑपरेशन टू हैव एन ऑपरेशन। तो 1941 की गर्मियों में जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए जो बर्थडे था किसका, एनी फ्रैंक का, वो हल्के फुल्के तरीके से सेलिब्रेट किया गया। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942, अभी दादी माँ की डेथ भी हो जाती है 1942 के अंदर। अभी पिछले साल गर्मियों में दादी माँ बीमार थी, अब उनकी डेथ हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कि कोई भी नहीं जानता इसके बारे में कि मैं दादी माँ को कितना चाहती हूँ और कितना प्यार करती हूँ उनसे मैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, कि इस साल का जो बर्थडे है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया गया, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया।
एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और ख़ास बात इस बर्थडे की क्या थी कि ग्रैंड मदर के लिए भी कैंडल केक के ऊपर लगाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों ही अच्छे से हैं यहाँ पर। हम चारों कौन? मम्मी, पापा, सिस्टर और एनी फ्रैंक। तो सबके नाम आपको एक बार कमेंट पे लिख के बताइए कि आपको याद है नहीं याद है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सॉरी मैंने भी एक लाइन यहाँ पे नहीं पढ़ी। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। तो ये जब डायरी मेंशन कर रही कौन सी डेट है? 20 जून की बात है। तो अब यहाँ पर वो प्रेजेंट डेट में आ रही है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब इसमें क्या करेंगे, आज से वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। किसके बारे में भी? अपनी लाइफ के बारे में, मतलब अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड को वो लिख करके बताएगी। उनके फ्रेंड का नाम क्या है? किटी। ओके, चलते हैं आगे। हाँ, तो स्टार्ट होती है उनकी ये किटी के साथ बातचीत। तो डे कौन सा होता है? सैटरडे 20 जून 1942। तो कई बच्चों को डेट पढ़ना नहीं आता, इसे हम 28 जून 1942 पढ़ेंगे इसे हम। चलिए, तो स्टार्ट कैसे हुआ? डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason of course is the forthcoming meeting is in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। कि जो पूरी क्लास है वो क्या करी? क्वैकिंग द सेंस ट्रैम्बलिंग कर रही, उनके पैर हिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो नर्वसनेस के मारे, मतलब चिंता के मारे पैर हाथ पैर क्या कर रहे हैं? काँप रहे हैं। द रीज़न, इसका कारण भी है ऑफकोर्स। कारण है भी, क्यों ना हो, क्योंकि आज जो कमिंग मीटिंग है हमारी, तो उसमें टीचर ये बताएंगे कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा इसी क्लास में पीछे रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट, आधी क्लास तो शर्त लगाने पे लगी है। जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। कि जी एन को उनकी फ्रेंड होगी और ये दोनों ही हंस रही थी। किस पर? दो पीछे बैठे बॉयज़ पर। उनका नाम है सी एन एंड जैक्स। तो सी एन एंड जैक्स दो बॉयज़ जो पीछे हैं, क्यों हंस रही थी बताया। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स। कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स है जो उन्होंने सेव करी थी छुट्टियों में, वो सारी की सारी शर्त में लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो सुबह से शाम तक क्या करते रहते? इट्स योर गोइंग टू पास, नॉट आम नॉट, नो आम नॉट, येस यू आर, नो आम नॉट। तो वो ऐसी बातें करते कि नहीं तुम अगली क्लास में जाओगे मैं नहीं जाऊंगा, तुम अगली क्लास में जाओगे मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से वो बोल रहे थे। इवन जीएस प्लीडेड ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो पहले जीएस ने उन्हें भाई रिक्वेस्ट करी कि भाई चुप हो जाओ, और मैंने भी उन्हें गुस्से से डांटा कि भाई चुप हो जाओ, बट कांट काम देम डाउन, लेकिन वो तब भी शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछा जाए तो क्या होगा? देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या है? 1/4 क्लास ऐसी है जो कि डमीज़ है, मतलब मूर्ख बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, जिन्हें कि अगली क्लास में नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें पिछली क्लास में फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर होते हैं उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अनप्रिडिक्टेबल मतलब इनके बारे में हम जज वगैरह नहीं कर सकते, तो अजीब ही होते हैं इस धरती पे। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ्स। कि मुझे अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में कोई चिंता नहीं है। विल मेक इट, विल मेक इट। यहाँ पे कुछ बच्चों को कहेंगे सर विल क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ वी इल यहाँ पे मेंशन करेंगे। आई यू नो दैट ग्रामर के अंदर वी शैल मेक इट होना चाहिए था, बट शॉर्टली लिखा है, सो यू कैन डिक्टेट दिस विल मेक इट। ओके ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड एक कर जाएंगे, मतलब हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स। कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, जिसमें मेरे अच्छे स्कोर आएंगे नहीं आएंगे। वो सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। तो आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मेंशन किया जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट में वो काफ़ी श्योर नहीं थी। एनीवे, ऑल वी कैन डू इट वेट, कि हम सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अनटिल दैट वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। तब तक हम एक दूसरे को क्या करेंगे? दिलासा देंगे। किस लिए? कि हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। आई गेट अलॉन्ग विद प्रेटी विद माई ऑल टीचर। कि मेरा सभी टीचर के साथ अच्छा खासा क्या है? बातचीत है, मतलब अच्छा ठीक ठाक तरीके से क्या है? रिस्पेक्टेड, मतलब एक अच्छा बिहेवियर है ना टीचर के साथ, उसे कहा गया यहाँ पे। देर आर 9 ऑफ दैम। कि टीचर कितने हैं? 9 के 9 है। 7 मैन एंड 2 वुमेन। तो 7 तो टीचर जेंट्स हैं और 2 लेडी टीचर है। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ
अब क्या है, जो मैथ्स के टीचर का नाम क्या है, मिस्टर किसिंग है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, मतलब पुराने ख्याल वाले व्यक्ति है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजिस बिकॉज आई टॉक टू सो मच। वो काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ क्या आते हैं, ना खुश था, नोट मतलब मेरे से कई यार उनके साथ बातचीत, नाराज़ रहते हैं मेरे से वो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई बार धमकाने के बाद, कई बार मुझे वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसा ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। तो उन्होंने सबसे पहली बार मुझसे किस पर, टॉपिक पर एक ऐसे दिया था लिखने के लिए। टॉपिक का नाम था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं इस लेटर के बारे में, मतलब इस टॉपिक के बारे में काफ़ी थोड़ी सी चिंतित थी मैं। आई डिसाइड, मैंने सोचा, तय किया। आई जोटल डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। उसने अपने उसको क्या कर दिया, नोट डाउन कर लिया। जोटेड का मतलब यहाँ पे नोट डाउन करने से। तो अपनी डायरी के अंदर या स्कूल की होमवर्क कॉपी में उसने उसे नोट डाउन कर लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और चुप रहने की कोशिश की मैंने, उसको कॉपी को बैग में डाल लिया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। कि उस अपना सारा होमवर्क करने के बाद मेरी नज़र पड़ी उस एसे में जो टीचर ने मुझे दिया था। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चुइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो उस टॉपिक पे मैंने सोचना स्टार्ट किया। साथ के साथ वो क्या कर रही थी, अपने फाउंटेन पेन का टिप चबा रही थी। फाउंटेन पेन कैसा होता है आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कि आमतौर पर सिंपली क्या करते हैं, हम रैम्बल कर सकते हैं। रैम्बल क्या होता है कि बिना वजह, मतलब बिना कोई तुक्के के, कोई पर्टिकुलरली जो क्या होता है, हम बात करना है किसी टॉपिक पर, बहुत सारा लिखना, मतलब मीनिंगलेस। जैसे हम कोई टॉपिक ले, बातचीत करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जब कोई हमें कहता है काम की बात पर, किसी क्वेश्चन पर, डिबेट पर बोलो, तब शायद नहीं कर पाते हम लोग। तो रैम्बल कर सकते हैं हम किसी चीज़ में। और साथ के साथ हम जगह छोड़ छोड़ के, मतलब गैप क्रिएट कर करके कॉपी में काफ़ी ज़्यादा भर सकते हैं। But the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की भाई बात है, यहाँ में ऐसे लॉजिक्स लगाने, यहाँ पर ऐसे ट्रिक्स देनी है जिससे सामने वाला क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए हमारे किस पर, लॉजिक्स पर, हमारे आर्ग्यूमेंट्स पर, ताकि हम ये बता सकें कि जो टॉकिंग है, जो बातचीत करना है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचने के बाद क्या देखा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तभी मेरे को एक विचार आ गया। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और मैंने उस टॉपिक पर 3 पेज लिखे जो कि मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट द टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्टेट। मैंने उस पर लॉजिक दिया कि जो बातचीत करना है, जो बात करना है, वो स्टूडेंट्स का क्या है, ट्रेड्स, एक क्वालिटी है। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, एक तरह की क्वालिटी होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट द कीप इन अंडर कंट्रोल। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, अपनी इस क्वालिटी पर, अपनी इस चीज़ को, मतलब बात करने की नेचर पर थोड़ा कंट्रोल कर सकती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ़ नोट मोर। कि क्योंकि भाई इसको पूरी तरह मैं रोक नहीं सकती हूँ। भाई बातचीत करना एक ट्रेट है स्टूडेंट्स की, तो मैं इसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर, पूरी तरह मैं क्या कहते, चुप नहीं हो सकती हूँ। बट इसे हम कोशिश कर सकते हैं कि इसे हम क्या है कि ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि जो हैबिट है ये मदर से ट्रांसफ़र हुई है। क्योंकि हमने एक साइंस में लॉजिक लगाया है कि जो कुछ ट्रेड्स होते हैं हमारे इनहेरिटेट होते हैं, ये बताएगा अभी स्टोरी के अंदर, कि ये हैबिट थी उसकी मदर को भी ज़्यादा बोलने की। आई डिड इफ़ नॉट मोर, कि मैं कर सकती हूँ क्या चीज़, कि कम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। एंड दैट्स देयर आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और कोई भी व्यक्ति अपने इनहेरिटेड ट्रेड्स को बदल नहीं सकता, ये उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रेड्स जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। मिस्टर की सिंह हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। तो काफ़ी हंसते हैं, काफ़ी मज़ा आता है उनको मेरे आर्ग्यूमेंट पढ़ करके। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे। तो अब अगली बार क्या आते हैं, अगले लेसन जब पढ़ाते हैं तो तब भी वो चुप नहीं होती, और वो फिर से दोबारा सेकेंड एसे उसे थमा देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन अनकॉरिबल चटर बॉक्स। मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सुधरने वाला नहीं है, इसको सुधारा नहीं जा सकता।
उस टॉपिक पर उन्होंने एक चैटर बॉक्स बना दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एनी को ही टोन कर रहे हैं कि वो बार बार सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। आई हैंडेड इन इट, मुझे ये काम दे दिया गया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नोटिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन। तो क्या है, नथिंग, अच्छा, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन। तो मिस्टर क्या है, इसने कर भी दिया सेकंड वाले एसे को भी, और मिस्टर किसिंग को कोई भी कंप्लेन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी दोनों एसे से। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mystery's Chatterbox. तो अब जब 2 चैप्टर तो हो गए थे, अब यहाँ पे आ गया 3rd चैप्टर शुरू किया मैथ्स का उन्होंने। और तब भी एनी फ्रैंक बोलना चुप नहीं हुई। तो टीचर को काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी वो फाइनली कहते बस बहुत हुआ नहीं, अब मैं तुझे पनिशमेंट के तौर पर क्या कर रहा हूँ कि क्या करना तुम्हें, तुम क्लास में बहुत बोलती हो तो तुम एक ऐसा ऐसे लिखोगे, इसका टाइटल क्या होगा, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, कि तुम इतना बोलती हो कि तुम्हें क्वैक 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 कह रहा हूँ मैं, और तुम इस टॉपिक पर क्या करो, अपना ऐसे लिखो। द क्लास रोड बोले तो हंस पड़ती है पूरी क्लास। एंड आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंस पड़ती हूँ। तो आई हैड नियरली एक्सॉस्टेड माई इगेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। इग्निटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, मतलब अपने थॉट, क्योंकि अभी तक उन्होंने अभी 2 जो ऐसे लिखे इसमें सारा उसने अपनी सारी बातें सब कुछ अपना माइंड उस पर लगा दिया था। अब उसके पास शायद कुछ ही चीज़ें बची थी टॉपिक के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, अब कुछ और करने की बारी थी, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया करने की। माई फ्रेंड सने, उसकी एक और फ्रेंड का नाम यहाँ पे गिवन है आपका, सने, हु गुड एट पोइट्री, जो कि काफ़ी अच्छी थी पोइट्री में, पोइट्री मतलब कविताओं लिखने में, ऑफर टू हेल्प मी राइट टू एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन द वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो उसने मुझे क्या कहा कि मैं तेरी हेल्प करूँगी इसे लिखने में एज अ वर्स मतलब एज अ पोएम फॉर्म में इसे, और ये ऐसा सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे उछल पड़ती है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेड श्योर टू जोक वॉज ऑन हिम, कि मिस्टर किसिंग मेरा मजाक बनाना चाहते हैं इस बेकार से सब्जेक्ट के लेकर के, बट मैं उन्हीं का मजाक बना दूंगी। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वुड बी ब्यूटीफुल, इट वॉज ब्यूटीफुल, मैं अपनी पोएम ख़त्म की जो कि काफ़ी खूबसूरत लिखी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, ये एक मदर डक और एक फादर स्वैन हंस के बारे में कहानी है। विद 3 बेबी डकली, उनके 3 बच्चे थे। वर बिटन टू डेथ बाई द फादर, उनके पिता ने उन्हें मार डाला। बिकॉज दे क्वैक टू मच, वो काफ़ी ज़्यादा क्वैक करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिसेस किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और ये जो मजाक में लिखी गई कविता है मिस्टर किसिंग को काफ़ी सही तरीके से समझ आ जाती है। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस कविता को पूरी क्लास के सामने सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, साथ के साथ उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए इस पर। एंड टू द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उसी तरीके से उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी अपना ये पोएम प्रेजेंट करी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड माई एनी एक्स्ट्रा वर्क, और तब से मुझे क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया क्लास में बातचीत करने के लिए बिना किसी ज़्यादा होमवर्क के। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसी के विपरीत क्या हुआ, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉब दिस डेज, आजकल क्या कर रहे हैं मिस्टर जो किसिंग है वो क्या कर रहे हैं, आजकल क्लास में मजाक वगैरह भी कर लेते हैं। योर्स एनी, आपकी एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंगल विद द स्लाइड एडेप्टेशन। तो ये पार्ट किसका है, जैसे बताया द डायरी ऑफ यंगल, जिसकी राइटर कौन है, एनी फ्रैंक, जिनका कंप्लीट नाम क्या है, एनालिस फ्रैंक। इज दैट क्लियर? तो आई विश कि आपको ये चैप्टर ठीक से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।